जब हम लोगों ने 1988 में चार्टर्ड अकाउंटेंसी किया था, उस समय इकोनॉमी की पोजीशन काफ़ी डिफरेंट थी। आज की वर्तमान की स्थिति के अंदर जिस तरीके से एजुकेशन सिस्टम है हम्म। उसको आप किस तरीके से देखते हैं? बिकॉज उस समय आपने सोचा कि हम इस दिशा में पढ़ाई करें, आज की तारीख में बहुत सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं। आजकल की दुनिया के अंदर क्योंकि बहुत मीडियम्स हैं इंफॉर्मेशन गैदर करने के और एब्जॉर्ब करने के, तो अब जो है आदमी अपनी जो भी एबिलिटीज़ हैं, क्वालिटीज़ हैं, उसको एनहेंस ज़्यादा अच्छी तरीके से कर सकता है। ऐसे स्टूडेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं जो कि एस्पायरिंग है यूपीएससी के लिए, पब्लिक सर्विस के लिए, दैट हाउ एंड दे हैव टू फ्लो सो दैट दे अचीव द टारगेट सर? मैं ये कहूँगा कि एक बहुत ही वायबल ऑप्शन है, लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट ऑप्शन भी है साथ में। तो किस तरीके से आपको क्या करना चाहिए कि आप उसमें सक्सेस पा सकें। वायबल ऑप्शन इसलिए है क्योंकि हमारी जो इकनॉमी है इस समय इट इज़ एट द कस्प ऑफ डेवलपमेंट, वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रेट। हम दुनिया की सबसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करने वाली इकनॉमी है, और जैसा प्रिडिक्ट किया जा रहा है अगले 25-30 साल के अंदर बहुत फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा कंट्री के अंदर। तो वो दैट विल ट्रांसलेट इन द फॉर्म दैट मैन्युफैक्चरिंग विल कम इन अ बिग वे, देयर विल बी मर्जर्स, देयर विल बी एक्विजिशंस, इकोनॉमिक एक्टिविटी इज़ गोइंग टू गो एट ए न्यू लेवल। तो वो सब लोग जब इंडिया में आते हैं तो उनको बहुत तरीके के परमिशंस लेने पड़ते हैं, बहुत तरीके के सैंक्शंस लेने पड़ते हैं, फिर बहुत से कंप्लाइंसेस करने पड़ते हैं। उसमें सब में सीए का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। सभी को नमस्कार। आज मैं रोहित रुवाटिया पॉडकास्ट विद आरआर में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच में हैं सीए राम मोहन जौहरी जी, जो कि इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज से हमारे बीच में मौजूद हैं। सर की बहुत इम्पोर्टेंट जर्नी रही है। सर ने 1988 में चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्वालिफाई किया था। अभी आपने बताया सर की ऑल इंडिया 11th रैंक रही जब सीए किया उन्होंने। सर की जर्नी में सर ने एसआरसीसी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से इन्होंने ग्रेजुएशन किया। सर आईसीडब्ल्यूए क्वालिफाइड हैं, सीसा क्वालिफाइड हैं और यूएससीपीए किया, और वहाँ से यूपीएससी की जर्नी करते हुए डेप्यूटी सीएजी 2024 में सर रिटायर हुए, और वर्तमान में ही इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर इन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जम्मू बेंच। बहुत बहुत स्वागत है राम मोहन जौहरी सर का आज के नमस्कार। हमारे एपिसोड में। सर आपकी जर्नी काफ़ी इंस्पायरिंग रही है, और व्हेन आई गो थ्रू योर होल जर्नी मुझे बड़ी क्रियोसिटी होती है। मुझे लगता है कि हमारे व्यूवर्स को भी जानना चाहिए कि व्हाट मोटिवेटेड यू टू कम इनटू सीए कोर्स एंड देन डूइंग सो मच ऑफ कोर्सेज एंड देन डूइंग यूपीएससी, सो दैट कैन हेल्प आवर व्यूवर्स। सर प्लीज टेल अस। जब हम लोगों ने 1988 में चार्टर्ड अकाउंटेंसी किया था, उस समय इकनॉमी की पोजीशन काफ़ी डिफरेंट थी, इन द सेंस कि हम लोग जो थे फ्रेजाइल इकनॉमीज़ में आते थे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं था, सब चीज़ें गवर्नमेंट डोमिनेटेड हुआ करती थी, सारी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट बनाया करती थी, इम्प्लीमेंट करती थी, कंट्रोल बहुत ज़्यादा थे। तो जब आप प्राइवेट सेक्टर में ज्वाइन करने का सोचते थे तो आप सोचते थे कि अल्टीमेटली सब चीज़ें तो गवर्नमेंट ही बनाती है, चाहे वो पॉलिसी हो, चाहे वो कंप्लाइंस हो, चाहे उसका एनफोर्समेंट हो, या उसका फ्यूचर सिनेरियो हो। तो एक दिल में ये ख्याल आता था कि अगर आप उस प्रोसेस का पार्ट हों तो आप प्रोफेशन के लिए कुछ ऐसे डिसीजंस ले सकते हैं जो कि आने वाले दिनों में प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छे साबित होंगे, और जो भी टैलेंट और जो भी आपने सीखा है प्रोफेशन के अंदर उसको यूटिलाइज़ कैसे बेस्ट किया जा सकता है वो आप पॉलिसी के रूप में गवर्नमेंट के कर पाएंगे, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात रहेगी। तो बेसिकली जो मोटिवेशन ये था कि किस प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हैं, उसका क्या स्कोप है, क्या लेवल है, और उससे कितने लोग अफेक्ट होंगे उस डिसीज़न से। तो वो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन था गवर्नमेंट ज्वाइन करने के लिए। ग्रेट सर। दूसरा सवाल मेरा आपसे है सर, 1988 में आपने सीए किया, 89 में आपने यूपीएससी किया, और आज 2026 हमारे बीच में चल रहा है। सो एक पूरा जनरेशन शिफ्ट है, और कहीं ना कहीं पे उस ज़माने में कुछ चैलेंजेस ऐसे हुआ करते थे, उन चैलेंजेस को और आज की वर्तमान की स्थिति के अंदर जिस तरीके से एजुकेशन सिस्टम है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? बिकॉज उस समय आपने सोचा
कि हम इस दिशा में पढ़ाई करें। आज की तारीख में बहुत सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं, हम्म, तो व्हाट डिफरेंस यू सी इट हम्म, एट ऑल द प्लेसेस 88 से लेके 2026 के बीच में, कि भी आज के जो नौजवान हैं, आज के जो युवा पीढ़ी है, उनको क्या सीखना चाहिए उस दिशा में सर? उस समय जब क्वालिफाई किया था उस समय सुविधाएं बहुत कम थीं, उस तरीके की इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती थी, ना उस तरह की कोचिंग थी, ना उस तरीके के लोगों से मिलना हो पाता था, इंटरनेट भी नहीं था उस समय। तो आदमी का जो शिक्षा का माध्यम था वो यही था कि क्लासरूम में कितना पढ़ पाए, या कहीं से अगर कुछ जहाँ ज्वाइन किया आर्टिकलशिप वहाँ से कितना सीख पाए। जबकि आजकल की दुनिया के अंदर क्योंकि बहुत मीडियम्स हैं इंफॉर्मेशन गैदर करने के और एब्जॉर्व करने के, तो अब जो है आदमी अपनी जो भी एबिलिटीज़ हैं, क्वालिटीज़ हैं, उसको एनहेंस ज़्यादा अच्छी तरीके से कर सकता है। पहले क्या था कि हमारे और डेवलप्ड नेशंस में बहुत फ़र्क हुआ करता था, जिस तरह से वो काम करते हैं और जिस तरह से हम काम करते हैं। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई रियलाइज टुवर्ड्स द एंड दैट वी हैव कॉट अप विद देम। अब जिस तरीके की चीज़ें हम कर रहे हैं या जिस तरह के स्टैंडर्ड्स हम बना रहे हैं या इन्फोर्समेंट कर रहे हैं, तो मोर और लेस वी कैन से दैट वी आर कंपेरेबल, हम उनके बराबर आ रहे हैं इंटरनेशनल उसके अंदर। वो अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इंटरनेशनल की जब आपने बात करी, तो सर मैं थोड़ा इंटरनेशनल जाना चाहूँगा। आपने अभी बताया कि आपने यूएस से सीपीए क्वालिफाई किया और आईसीआई से सीए भी किया। सो हाउ डू यू सी द डिफरेंस बिटवीन बोथ द क्वालिफिकेशन एंड एट टाइम्स, चूँकि आप भारत में हैं और आप पब्लिक सर्विस में भी हैं, बट स्टिल बहुत सारे ऐसे इंडियन प्रोफेशनल्स हैं जो यूएस या यूके सीपीए करते हैं और फिर वहीं जाके बस जाते हैं। तो व्हाट डिफरेंस यू सी बिटवीन बोथ द कोर्सेज एंड whether you suggest to do US CPA or something like that, sir? What is the call on you? है ना, इसमें ऐसा है कि अब ये है कि एक्रीडिटेशन क्या है क्वालिफ़िकेशन का, कि आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है उसकी मान्यता कहाँ कहाँ है। तो सीए की मान्यता कुछ कंट्रीज़ में अभी हुई है, लेकिन सीपीए एक ऐसी क्वालिफ़िकेशन है जिसकी मान्यता वर्ल्ड ओवर है। तो जहाँ भी आप जाइए, अगर आपने यूएस से सीपीए किया है तो आपको एक प्रोफेशनल माना जाएगा। जबकि इंडियन सीए का क्या होता था, जब सीपीए हम करने जाते थे तो पहले डिग्रीज़ का इवैल्यूएशन होता था और ये देखा जाता था कि आपके पास उतना बेसिक आपने पढ़ाई की है कि नहीं, कि आप सीपीए के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। तो जो है कुछ स्टेट्स ऐसे थे यूएस में जो सीए को ये मानते थे कि वो ग्रेजुएशन डिग्री से हायर लेवल पर है तो वो सीपीए प्रोड्यूस कर सकते हैं, बिकॉज सीपीए में रिक्वायरमेंट ये है यू हैव टू बी ए ग्रेजुएट फर्स्ट, देन ओनली यू कैन डू सीपीए। तो यहाँ के सीए को वहाँ के ग्रेजुएट से ऊपर माना जाता था एंड यू कैन टेक इट। एक तो बात ये है, दूसरा ये है कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द एजुकेशन सिस्टम विच इज़ देयर एंड व्हाट इज़ इन इंडिया। इन इंडिया इट्स डिफरेंट इन द सेंस, इसका जो इंटीग्रेशन है फ्रॉम द इंडस्ट्री एंड द गवर्नमेंट इज स्टिल टू बी मेड। वहाँ पर एजुकेशन जो है इट इज़ मोर अलाइन टू द इंडस्ट्री एंड द ब्यूरोक्रेसी, तो देर इज़ अ रेगुलर इंटरेक्शन बिटवीन देम। सो एजुकेशन उस चीज़ की दी जाती है जिसकी इंडस्ट्री को रिक्वायरमेंट है। और जब एजुकेशन दी जाती है तो ये नहीं कि सिर्फ जो एजुकेशन देने वाले हैं वही दे रहे हैं, एजुकेशन इज़ गिवन बाय दोज हु आर प्रैक्टाइजिंग थिंग्स। तो अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर कोई पढ़ा रहा है तो वो आदमी होगा पढ़ाने का जिसने कई मल्टी बिलियन प्रोजेक्ट्स जो हैं इम्प्लीमेंट किए हैं। तो आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से पढ़ाएगा कि व्हाट इज़ द की, what is there which makes a project succeed or fail, and what are the critical elements which needs to be looked into to be able to arrive at a decision। इसी तरीके से जो ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं उनका क्या है कि उनका ये बहुत ज़रूरी है कि वो इंडस्ट्री में भी जाएं और वो एजुकेशन में भी जाएं। तो जब वो पॉलिसी फॉर्मेशन के अंदर आएंगे तो दे विल नो द ग्राउंड रियलिटीज़ की किस तरह की एजुकेशन की हमको ज़रूरत है, किस तरह के वर्क एक्सपीरियंस की हमको ज़रूरत है करने के लिए। तो ऐसा होता था कि बिग फोर का कोई पार्टनर है, वो हार्वर्ड में आकर पढ़ाने लगता था मास्टर्स में, तो वो आपको अकाउंटेबिलिटी सिखाता था, और जो यहाँ पढ़ा रहा होता तो वो वहाँ जाके पार्टनर बन जाता था। सो दैट यू हैव नॉट ओनली टीचिंग, यू आर इन टच विद ग्राउंड रियलिटीज़, योर रिस्पॉन्स टाइम इज़ वेरी लेस, you produce those people which are required by the society, by the country, so that they can be better utilized। उससे ये भी होता था कि जब वो पढ़ के निकलते थे तो देयर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर।
हमारे कंट्री में ये दिक्कत है एक बार कि लोग पढ़ के निकलते हैं, फिर जॉब नहीं मिलता है, फिर सोचते हैं किस जॉब में जाएं, क्या करें। तो वहाँ पर एजुकेशन ही ऐसी की जाती है जो कि सीधी जो है इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट से हो, उससे मैच करे, और उसी तरह के स्किल्स उनको दिए जाते हैं, तो इट बिकम्स मोर प्रोडक्टिव। गॉट इट सर। लगभग 40 साल लंबा सर आपका अभी तक का सफ़र रहा है, आपका करियर है। कोई ऐसा पल या ऐसा कोई क्षण जो आपकी लाइफ के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट रहा है और कहीं ना कहीं मोटिवेशन से भरा हो, तो वो हम ज़रूर जानना चाहेंगे, हमारे व्यूवर्स भी जानना चाहेंगे सर। एक पर्टिकुलर केस मैं आपको बताना चाहूँगा विच इज़ रिलेटेड टू एनरॉन। इनफैक्ट ये मिड 90s की बात है। उन दिनों हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हुआ करते थे, और ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, बैंकरप्सी की तरफ थे, और उस समय कोई भी आदमी उनको कोई भी लोन देने के लिए राज़ी नहीं था। और हमारी जो टेक्नोलॉजी थी वो भी एक तरह से पुरानी हो चुकी थी। तब गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि प्राइवेट सेक्टर वुड बी एंगेज्ड। सो एनरॉन वाज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट which was started in the country, and it came in 1996 जब आपका पहला पावर परचेज एग्रीमेंट महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिक बोर्ड से चार्ज हुआ। जब वो आया ऑडिट के लिए, उस समय क्योंकि ऑडिट के लिए भी यू नीड टू नो द डोमेन नॉलेज टू बी एबल टू डू ए वैलिड ऑडिट, क्योंकि ये पहला पावर परचेज एग्रीमेंट था, वी हैड नो स्किल व्हाट इज़ टू बी लुक्ड इनटू। उस समय जो था, मेरे सीए की नॉलेज बहुत काम आई मेरे, इसलिए क्योंकि जब हमने उसके फाइनेंशियल्स देखे कि भाई ये किस तरीके से वर्कआउट हुआ है, कॉस्ट कैसे वर्कआउट हुई है, क्या पैरामीटर्स हैं, तो हमने ये पाया कि ये वो लोग जो रेट ऑफ रिटर्न यहाँ से ले रहे हैं, जो बाहर के कंट्रीज़ में वो 1 साल 15-20 साल में कमाते थे, उतना वो इंडिया से 1 साल में कमा रहे हैं। एंड विच रिजल्टेड इन हैविंग 6-7 हमारी रिकमेंडेशंस थी उसके अंदर क्या किया जाना चाहिए ताकि हम इस सिचुएशन से बाहर निकल सकें। उसके बाद जब पहली रिपोर्ट का ड्राफ्ट गया, तो फिर गवर्नमेंट ने कहा भाई गवर्नमेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, पहली बार आया है, अगर आप इस समय इसमें ऑब्जेक्शंस लगाएंगे, इट विल सेंड रॉन्ग सिग्नल्स, नो इन्वेस्टर विल कम टू इंडिया। तो इसका कुछ एक ऐसा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताइए कि भाई हम इसको एनफोर्स भी कर सकें और ये कंट्री के बेटरमेंट के लिए यूज़ हो सके। तो फिर हमने उनका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया, जिसमें जो बाहर का प्रोड्यूसर था उसकी इक्विटी होल्डिंग बहुत कम कर दी गई, एंड इट वाज फाइनेंस थ्रू लोन्स, इक्विटी फ्रॉम गवर्नमेंट एंड महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, कि अगर प्रॉफिट होता भी है तो इट विल रिमेन विद इन द कंट्री रादर देन बीइंग पेड रॉयल्टी एज आउटसाइड। एंड सर्टेन पैरामीटर्स परफॉर्मेंस की हमने उसको ट्यून किया। पहले तो वो प्रोजेक्ट स्क्रैप हो गया, उसके बाद वो रीनिगोशिएट हुआ, और उसके बाद आज की तारीख में वो डबहॉल में है महाराष्ट्र में, इट इज़ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। एंड उसके बाद नेक्स्ट ईयर 99 पावर परचेज एग्रीमेंट्स वर साइंड, एंड पावर जनरेशन के अंदर प्राइवेट सेक्टर का रोल बहुत अहम हो गया, और हम ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं आज की तारीख में, वी आर ए पावर सरप्लस कंट्री एज ऑन डेट। सो आई थिंक दैट 1996 report was a defining moment which resulted in right policy decisions and which resulted in a power deficit nation becoming self-sufficient and having surplus in power. ग्रेट सर, वेरी इंसाइटफुल एंड वेरी इम्पोर्टेंट, बिकॉज एट टाइम्स ऐसी चीज़ें लाइफ में मिस्ड आउट हो जाती है, और मे बी स्टेक होल्डर्स को तो पता ही नहीं चलता है कि बिहाइंड द सीन्स इतना काम हो रहा है। और कॉम्प्लीमेंट्स टू यू सर। एक और भी डेफिनेट मोमेंट आया था 2012 में, जब 2G रिपोर्ट आई थी, जो आप सबने शायद सुनी भी हो। तब गवर्नमेंट स्पेक्ट्रम का एलोकेशन करती थी फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पर, राइट। तो आफ्टर द रिपोर्ट द पॉलिसी वाज चेंज एंड देन द स्पेक्ट्रम वाज ऑक्शनड। आज की तारीख में ऑक्शन से गवर्नमेंट को 5 लाख करोड़ का रेवेन्यू हो चुका है। सही बात। और उस समय जितने शक किए गए थे कि भाई इससे कॉस्ट बढ़ जाएगी, डेटा की कॉस्ट बढ़ जाएगी, टेक्नोलॉजी नहीं आ पाएगी, वो सब झूठे साबित हुए। आज की तारीख में हम सबसे ज़्यादा 5G कंप्लाइंट नेशन है, डेटा वर्ल्ड में सबसे सस्ता है, और हमारी टेक्नोलॉजी एक नए लेवल पे पहुंच चुकी है। तो उस रिपोर्ट ने ये साबित किया कि अपने नेचुरल रिसोर्सेज जब हम किसी को देते हैं तो उसकी राइट वैल्यू गवर्नमेंट को मिलनी चाहिए। सही बात है सर। अगला सर प्रश्न मेरा आज, क्योंकि हमारा पॉडकास्ट काफ़ी व्यूअर्स ऐसे हैं जो एस्पायरेंट है पब्लिक सर्विस के अंदर, और
अपना करियर भी बनाना चाहते हैं, कि देश की सेवा में अपना करियर बनाना चाहते हैं, और उसके लिए मुझे लगता है यूपीएससी सबसे उच्च स्तर का एग्ज़ामिनेशन है जिसके माध्यम से हम लोग अपना करियर बिल्ड करते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं जो कि एस्पायरिंग है यूपीएससी के लिए, पब्लिक सर्विस के लिए, दैट हाउ एंड दे हैव टू फ्लो सो दैट दे अचीव द टारगेट सर? मैं ये कहूँगा कि एक बहुत ही वायबल ऑप्शन है, लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट ऑप्शन भी है साथ में। तो किस तरीके से आपको क्या करना चाहिए कि आप उसमें सक्सेस पा सकें। वायबल ऑप्शन इसलिए है क्योंकि हमारी जो इकनॉमी है इस समय, इट इज़ एट द कस्प ऑफ डेवलपमेंट, वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रेट। हम दुनिया की सबसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करने वाली इकनॉमी है, और जैसा प्रिडिक्ट किया जा रहा है अगले 25-30 साल के अंदर बहुत फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा कंट्री के अंदर। तो वो दैट विल ट्रांसलेट इन द फॉर्म दैट मैन्युफैक्चरिंग विल कम इन ए बिग वे, देयर विल बी मर्जर्स, देयर विल बी एक्विजिशंस, इकोनॉमिक एक्टिविटी इज़ गोइंग टू गो एट ए न्यू लेवल। तो वो सब लोग जब इंडिया में आते हैं तो उनको बहुत तरीके के परमिशंस लेने पड़ते हैं, बहुत तरीके के सैंक्शंस लेने पड़ते हैं, फिर बहुत से कंप्लाइंसेस करने पड़ते हैं। उसमें सब में सीए का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। तो अगर हम ऐसी पॉलिसी बनाते हैं जिससे सारा प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो जाता है, बाहर के इन्वेस्टर्स इंडिया में आने लगते हैं और हम यहाँ जॉब क्रिएट कर पाते हैं, तो उससे इकनॉमी को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। और हमारा अभी अल्टीमेट एम ये है कि 2047 तक वी वांट टू बिकम ए डेवलप्ड नेशन। तो वो काफ़ी हद तक अचीव हो सकेगा। एंड क्योंकि हर प्रोजेक्ट में, हर एक्टिविटी में फाइनेंस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, तो उसमें जितने सैंक्शंस से रिलेटेड जॉब्स हैं, जितने कंप्लाइंस से रिलेटेड जॉब्स हैं, वो सब के सब सीए जो हैं और प्रोफेशनल से ज़्यादा अच्छी तरीके से कर सकते हैं, और वो देश के ग्रोथ में अपना एक बहुत अहम योगदान दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल से तो ये काफ़ी अच्छा प्रपोजिशन है कि उनको ये सोचना चाहिए। Great, sir. I'm sure the people who are aspiring for public service are certainly benefited by your kind inputs and suggestions. Last question, sir, मेरा आपसे है, because कहीं ना कहीं पे हम इंस्टीट्यूट से बायस्ड हैं, तो इंस्टीट्यूट से आपकी कोई एक्सपेक्टेशंस या इंस्टीट्यूट को कोई आपका सुझाव जो इंस्टीट्यूट नहीं ध्यान में लेके आ पा रहा है या ध्यान में लेके आना चाहिए? सो फ्रॉम द इंस्टीट्यूट पॉइंट ऑफ व्यू आई विश टू आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम यू। देखिए, 2-3 चीज़ें हमको ध्यान में रखनी चाहिए कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट पास हुआ था जब हमारी पार्लियामेंट का भी गठन नहीं हो पाया था एज ए रिपब्लिक। राइट। एंड वो इसलिए किया गया था कि फाइनेंस कितना इम्पोर्टेंट है गरीब कंट्री के अंदर, राइट फाइनेंसेस ठीक तरीके से यूटिलाइज होने हैं। और इस एग्जामिनेशन में मेरिट वाज द ओनली क्राइटेरिया। सो ए पर्सन हैज़ टू प्रूव हिज कॉम्पिटेंस टू बी एबल टू बी कॉल्ड ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ये एक बड़ी अपने आप में अहम बात है। राइट। लेकिन हमको देखना ये है कि क्या इंस्टीट्यूट अपना जो भी हमारी अपेक्षाएं थी, हमारी जो एक्सपेक्टेशंस थी, उस पर खरा उतर पाया है कि नहीं, या हमें कुछ करने की ज़रूरत है जिसकी वजह से जो है हम अपना रोल जो है और इफ़ेक्टिवली प्ले कर सकें। तो उसमें 2-3 चीज़ें मैं कहूँगा। सबसे पहली बात यह है कि आपका करिकुलम। अब एक्चुअली ऑडिट को अगर आप एक लाइन में समझना चाहें, इट इज़ एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंस फॉर एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन ऑन द अकाउंट्स। तो एविडेंस का नेचर जो है चेंज हो गया है। एविडेंस हैज़ गॉन डिजिटल। पहले एविडेंस आपके सामने होता था, आप उससे पढ़कर जजमेंट ले सकते थे। सही बात है। अब एविडेंस किस तरह क्रिएट होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, स्टोर होता है, रिट्रीव होता है, वो भी उतना ही ज़रूरी पड़ गए। और किसी भी सिस्टम के वर्क करने के लिए उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। अब जो है कोई भी चीज़ है फ्रॉड करने के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन में जाना ज़रूरी नहीं है। तो जब एविडेंस का नेचर चेंज हो गया है, तो आपकी जो ऑडिट टेक्निक्स होनी चाहिए वो उस तरह का एविडेंस कलेक्ट कर कर एनालाइज करने की कैपेबिलिटीज़ रखनी चाहिए। जैसे कि कनाडा के अंदर, अब आपने कहा सीज़ा जब हमने किया था, कैनेडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कम आउट विद ए सर्कुलर कि कोई भी सीए जब किसी सिस्टम को ऑडिट करता है, अगर वो आईटी सिस्टम है तो उसको ऑडिट करने के लिए सीज़ा क्वालिफिकेशन ज़रूरी है। सही बात है। अदरवाइज वो ही इज़ नॉट एलिजिबल टू डू दैट।
तो ये हमको ये देखना पड़ेगा कि जिस तरह से चीज़ें चेंज होती हैं सोसाइटी में, वर्क की रिक्वायरमेंट्स चेंज होती हैं, तो हमारा करिकुलम भी उसी हिसाब से चेंज हो, हमारी ट्रेनिंग भी उसी हिसाब से चेंज हो, ताकि जो लोग पढ़ के निकलते हैं दे आर मोर फिट टू डिलीवर द जॉब्स इन ग्राउंड रियलिटीज़। राइट। एक ये चीज़ हमको समझनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ ये है कि द वे वी आर ऑर्गेनाइज्ड, अब जैसे बिग 4 फर्म्स हैं, आप देखते हैं बाहर, मेरा भी आर्टिकलशिप प्राइस वाटर हाउस में हुई थी, तो मैं ये कह सकता हूँ उन लोगों के जो सिस्टम्स हैं काम करने के आर वेरी वेल डेवलप्ड। हम जिस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हैं, हमारी छोटी छोटी फर्म्स बहुत सारी हैं। आज की तारीख में बहुत सा बिजनेस बिग 4 को इसलिए मिल जाता है बिकॉज ऑफ देयर बेटर सिस्टम्स, राइट। और हमारी फर्म्स उस स्टैंडिंग की नहीं है जो उनके साथ कॉम्पीट कर सकें इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल कॉम्पिटेंस, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल मैन पावर, इन टर्म्स ऑफ द कैपेसिटी टू डू अ जॉब। राइट। तो हमको अपने को ऑर्गेनाइज ऐसे करना पड़ेगा कि हम उनके साथ एक 1:1 इक्वेशन में कम्पीट कर सकें, स्टैंड कर सकें, सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि उनको वर्ल्ड ओवर कंपटीशन दे सकें। तो हमको इस विजन से चलना पड़ेगा और हमको ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि हम जो हैं अपना जो प्रेजेंस है वो मार्क कर सकें रियल लाइफ में। तीसरी चीज़ ये है जो मुझे बहुत चिंता देती है, जब सत्यम का केस हुआ था तो आई हैपन टू बी सॉर्ट ऑफ ऑन द अदर साइड एग्जामिनिंग कि कैसे हुआ क्या नहीं हुआ। सत्यम से पहले 3 साल उसको गुड गवर्नेंस का बेस्ट अवार्ड मिला था, वो नंबर 1 कंपनी मानी जाती थी। फिर जब हुआ फ्रॉड, देखिए आप, आज की तारीख में राजेश एक्सपोर्ट्स का केस आया है। तो इस तरह के इवेंट्स जो होते हैं वो सिस्टम के अंदर से फेथ को थोड़ा शेक कर देते हैं। सही बात है। कि जो लोग उसको ऑडिट कर रहे थे, जो लोग उसको देख रहे थे, 5-6 साल तक चलता रहा, आपने उसमें क्या देखा, आपने किस तरीके से एक ऐसी कंपनी जिसकी 98% ऑफ द रेवेन्यू बाहर की कंपनी से है, उसको एग्जामिन किए बिना आपने किस तरीके से उसके ऊपर ओपिनियन दे दी। तो कहीं ना कहीं हमको अपना एनफोर्समेंट इतना स्ट्रांग करना पड़ेगा कि कोई भी इस तरीके की इवेंट ना हो, और अगर होती है तो उसको डिटेक्ट करके करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा इमीडिएटली, ताकि हमारी क्रेडिबिलिटी जनता की नज़रों में इम्प्रूव हो सके। ठीक बात है। नहीं, सर्टेनली सर, जो पॉइंट आपने रेस किए और जो आपने सुझाव दिए उसके ऊपर इंस्टीट्यूट के अंदर भी हम उन बातों को आगे लेके जाएंगे। एंड आई एम श्योर बाय द पॉडकास्ट ऑफ टुडेज डिस्कशन हमारे व्यूवर्स के लिए सर्टेनली काफ़ी बेनिफिशियल भी रहेगा। और विद दिस जो आपने एक जो बिग 4 वाला जो पार्ट बोला है और जिसके अंदर हम डिस्कस भी कर रहे हैं कि भाई टेक्निकल कैपेसिटी बिल्डिंग, चाहे फाइनेंशियल कैपेसिटी बिल्डिंग हो या टीम की हो। मैं उसमें एक सजेशन दे सकता हूँ सर। देखिए, ऐसा होता है कि छोटी फर्म्स के पास उतना ना तो मैन पावर होता है ना फाइनेंशियल मसल होता है टू डू दैट। आपको करना ये चाहिए कि रेगुलेटर्स के साथ कोलैबोरेट कर कर एक कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहिए सर। एंड वो सॉफ्टवेयर वेबसाइट पे डालना चाहिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, और पे एज यू गो प्रिंसिपल पर हर छोटे मेंबर उसको यूज़ कर सके, उसकी सारी फैसिलिटीज़, और उसमें कंप्लाइंस और जितना रेगुलेशन के मैटर्स हैं वो ऑटोमेटिकली कंप्लाइंट होने चाहिए। तो वो उसको लॉग इन कर कर एक फ़ीस पे कर कर मिनिमल उसको यूज़ कर सकता है, या एनुअल मेंबरशिप फ़ीस हो सकती है या जो भी है, सो दैट इट इज़ अफोर्डेबल। लेकिन उसमें इस तरीके से इनबिल्ट सिस्टम हो कि उसके थ्रू जाने के लिए वो सारा कंप्लाइंस ऑटोमेटिकली हो जाए, और जो रेगुलेटरी को इन्फॉर्मेशन चाहिए वो उनको ट्रांसमिट हो सके। Institute will have to take something like that to enforce that it is done in a parallel way all over. Great, sir. Thank you so much for your valuable insight, and today is your time taking Chandigarh. We are here, so I'm sure today's podcast will be relevant for all our viewers, and we wish you all the best for your future remaining period, and then we'll connect more, sir. Thank you very much. Thank you. Namaskar.